हेलो बच्चों। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने कि भाई अपन को एक क्वेश्चन जो किसी भी मान लेते हैं अपन को क्वेश्चन नहीं आता है और अपन को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, तो अपन को क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपन को लिखना है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं, तो किस तरीके से अपन को हल करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अपन हल करेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका बताएं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहले अपना की पॉइंट पकड़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष जो है उसको पकड़ेंगे, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और उसमें क्या भूमिका रही है। देखिए गुटनिरपेक्ष, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे इसका कि अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो अर्थ आप लोगों को बताइए कि दो गुटों से अलग रहने की नीति जो थी वो गुटनिरपेक्ष नीति थी। फिर दूसरी चीज इसकी स्थापना लिख देंगे, स्थापना कर देंगे। फिर एक चीज और लिख देंगे हम, इसके संस्थापक सदस्य लिख देंगे, संस्थापक सदस्य लिख देंगे, जिसमें कौन कौन से हैं, जैसे भारत है, मिस्र है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है, घाना है ना। इस तरीके से ये 5 बड़े जो देश हैं जो अभी आज़ाद हुए थे, इन देशों ने सोचा कि भाई किसी तरह से जो द्वितीय विश्व जो शीत युद्ध चल रहा है उसमें तनाव को किस तरह से कम किया जा सके। इन्होंने एक चीज और सोची कि भाई देखिए, भारत जैसे देशों ने कहा, भारत की अगर भूमिका हम पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में ज्यादा बात करेंगे हम। भारत ने कहा कि भाई शीत युद्ध में हमें क्या करना है, स्वयं को अलग रखना है। किससे अलग रखना है, गुटों से अलग रखना है, तो दोनों गुटों से स्वयं को अलग रखना है। फिर दूसरी चीज भारत की भूमिका सोच रहे हैं हम कि भारत क्या क्या काम कर रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई स्वयं को अलग रखना है तो दूसरों को भी अलग रखेंगे, जो अन्य देश हैं उनको भी अलग रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। फिर इसके बाद में जो अब देश आगे हैं तो इसके बाद में जो अब संगठन भी हैं, तो क्षेत्रीय संगठन है, कुछ तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सक्रिय करना है, जिससे भारत जो शीत युद्ध चल रहा है उसके तनाव उसके तनाव में कमी लाई जा सके। फिर एक चीज ये तो था शीत युद्ध से संबंध, लेकिन भारत जो देश थे वो गुटनिरपेक्ष का और भी तो उपयोग करना चाह रहे थे ना भाई। इसमें जो थे सारे गरीब जो देश थे, कौन देश थे इसमें, गरीब देश थे। दूसरे अभी नव स्वतंत्र हुए थे, कौन से देश थे, नव स्वतंत्र देश थे। तो ये सारी समस्याएं थी, इनकी बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे सामाजिक समस्याएं थी। सामाजिक भाई एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, स्वास्थ्य बहुत खराब थे, यहाँ के लोगों का जो एक जीवन स्तर था वो बहुत दयनीय था। फिर यहाँ की जो प्रत्याशा थी, जो जीवन की औसत जो आयु मानी जाती है वो भी बहुत कम थी। फिर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम। अर्थव्यवस्था देखी जाए तो बहुत कमजोर थी यहाँ की अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन की भी बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी आतंकवाद की बहुत समस्या है। आतंकवाद की भारत देश के सामने बड़ी समस्या है आतंकवाद की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये समस्या है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक सांस्कृतिक सहयोग भी हम करेंगे। फिर इसके अलावा राजनीतिक समस्याएं भी जो थी उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे राजनीतिक समस्या उठापटक बहुत ज्यादा होती थी, जो गरीब देश थे कभी तो वहाँ सैनिक शासन स्थापित हो गया और कभी वहाँ पर किसी बड़े नेता का शासन
शासन चल रहा है और वो लगातार चल रहा है, तो इससे क्या है कि लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया। जिसको कहते हैं ना चमत्कारिक नेतृत्व बोलते हैं। चमत्कारिक नेतृत्व ये होता है कि वह लगातार अपने चमत्कारिक गुणों के आधार पर वह सत्ता में बना रहता है, जिससे जो लोकतंत्र है उसमें ह्रास होता है। हालांकि गुण तो उसमें अच्छे हैं, लेकिन लोकतंत्र का विकास नहीं कर पा रहा है। तो लोकतंत्र का विकास यदि करना है तो हमें सभी की भागीदारी अनिवार्य है, सभी लोगों की भागीदारी जरूरी हो जाती है। तो इस तरीके से भारत ने जो है इस तरह से भूमिका निभाई। फिर एक बात आती है कि भाई ये जैसे अभी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था की बात की है, तो इन्होंने क्या किया है, एक समस्या जो थी उसको हल करने के लिए इन्होंने नियो की स्थापना की बात की है। नियो क्या है? एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। क्या है ये? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रणाली की बात कर रहा है, जिसमें क्या है कि जो अमीर देश है, ये अमीर देश है जिन्होंने पहले गरीब देशों का शोषण किया है, उन अमीर देशों से गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, जिससे उनका विकास संभव हो सके, उनके जो वहाँ समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन किया जा सके, उनकी भागीदारी जो है विश्व व्यापार में बढ़ सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, वहाँ पर गरीबी जैसी समस्याएं हैं उनका भी निदान हो सके वहाँ के। और दूसरी चीज़ है कि जब व्यापार में भागीदारी होगी तो उनकी जो अर्थव्यवस्था अच्छी डेवलप होगी और वहाँ के जो लोगों का जीवन स्तर है, रहन सहन है, वो भी अच्छा होगा। तो ये एक सॉल्यूशन दिया कि भाई इनके पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन वो उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, तो उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग करने के लिए आप लोग उन्हें तकनीक प्रदान करेंगे और कम लागत में उन्हें तकनीक प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से एक दो चीज़ें और कही, जैसे कही कि भाई आप जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को अपने बाजार में उन्हें सुविधाएं प्रदान करेंगे, उन्हें छूट प्रदान करेंगे, उनकी पहुंच को बढ़ाएंगे आप। तो इस तरीके से नियो अर्थव्यवस्था में नियो में बात की गई। फिर इसके बाद में ये तो बात की थी अनटोड ने बात की। सबसे पहले अनटोड ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1972 में प्रकाशित की, एक बार लिख लेना चाहे तो इसे, जिसका नाम है टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो 1972 में ये प्रकाशित की और उसमें ये सुझाव जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे तो मैं आपको लिख भी दूं, है ना। तो क्या क्या सुझाव दिए थे, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जिसमें आप सारे इन चीज़ों को लिखेंगे, तो एक दो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या सुझाव दिए थे। तो सुझाव लिख लें, ठीक है। इसके बाद में देखो, अब जब 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था, तो अब एक बात आई कि भाई सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो एक ध्रुव था, जो साम्यवादी ध्रुव था, वो समाप्त हो गया है, तो अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अब समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देशों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई है। कौन सी हो गई है? एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई है। अब इसका मुकाबला करने के लिए अगर मान लिया जाए एक ध्रुवीय विश्व, मतलब एक ही महाशक्ति पूरे विश्व में अब बच गई है, तो ऐसी स्थिति में जो संगठन बने हुए हैं उनकी और भूमिका बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर इस महाशक्ति को हमने सही
या यूँ कहा जाए कि इस महाशक्ति को हमने रोका नहीं या इसको हमने खुला छोड़ दिया, तो ये क्या है, एक वैश्विक दादागिरी जैसी स्थिति में आ जाएगा कि विश्व में दादागिरी करेगा, पुलिसमैन की भूमिका निभाएगा, गरीब देशों को ये धमकाएगा, अपनी दबंगाई दिखाएगा और जैसे माना जाए अपनी बातों को मनचाहे तरीके से मनवाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, लोकतंत्र को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, एक तानाशाह जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसको हमें किस तरीके से खत्म करना है, तो बोला इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबको संगठित होना पड़ेगा ताकि हम अपनी बात को रख सकें, ताकि वह हमारे ऊपर दादागिरी नहीं कर सके। अगर हम जैसे मान लो जाए एक संगठन नहीं बनाते हैं और हमारे ऊपर कोई दादागिरी करता है तो हम उसका मुकाबला कैसे करें, हम अकेले तो कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, संगठित हो जाएंगे, संगठित होकर के हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो भारत जैसे देशों ने कहा कि भाई इस समय भारत जो गरीब देश है उनको एक संगठन की आवश्यकता है, एक मंच की आवश्यकता है जो विश्व में बैलेंस स्थापित करने का प्रयास कर सके। तो इन्होंने कहा कि एक ध्रुवीय विश्व में जो है अगर बैलेंस स्थापित कर सकता है तो वो कौन सा संगठन है, गुटनिरपेक्ष संगठन। अब देखिए यहाँ पर फिर इन्होंने कहा कि इस दौरान इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर और भी समस्याएं हैं, जैसे जलवायु की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है कि नहीं, जलवायु परिवर्तन की समस्या है जिसमें गरीब देश और अमीर देशों की अलग अलग राय है। गरीब देश कह रहे हैं कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन है वह अमीर देशों के द्वारा किया गया है, पहले से ही करते आ रहे हैं, तो क्यों कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएं, कमी तो उनको लाना चाहिए जो पहले से ही इसका उत्सर्जन कर रहे हैं। तो अमीर देशों ने कहा नहीं आप भी उत्सर्जन कर रहे हो। अगर हम देखें कि कार्बन सबसे ज़्यादा विश्व में जो उत्सर्जन कर रहे हैं तो भारत, चीन, ये जो बड़े देश हैं ये कर रहे हैं। तो अगर हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन कर रहा है वो अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों ने कहा कि भाई आप सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं तो आपको भी अपने उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए। तो भारत जैसे देशों ने कहा नहीं हमारा तो अभी आर्थिक विकास हुआ ही नहीं, हम कैसे उत्सर्जन में कमी लाएं। तो भारत जैसे देशों ने कहा कि भाई जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार जो है वो अमीर देश हैं जिन्होंने पहले से ही उत्सर्जन किया है कार्बन का। फिर जैसे आतंकवाद है, आतंकवाद के ऊपर हमें मिलकर के सहयोग करना पड़ेगा, मिलकर के लड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जैसे यूक्रेन जैसे संकट आ रहे हैं, है ना, तो इन संगठनों को हम क्या कर सकते हैं, मिल करके कर सकते हैं, मिल करके इनका हल कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत जैसे देशों ने कहा कि भाई इनका जो है इस संगठन का अभी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर हम निष्कर्ष में भी देखिए निष्कर्ष में भी हम लिख सकते हैं। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिखेंगे गरीब देशों की स्वतंत्रता वे विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निभाई और भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर एक चीज और लिख सकते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति की आलोचना की जाती है सिद्धांत विहीन और अस्थिर नीति के कारण आलोचना की जाती है।
जो सही नहीं है। हम लिख सकते हैं सिद्धांत विहीन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। दूसरी चीज है कि अस्थिर नीति भी नहीं रही है। भारत किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस तरीके से भारत की जो भूमिका है वह हम लिख सकते हैं। तो धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।